फिर 2011 में तो आप नहीं कर पाए। हाँ, वो नहीं हुआ तो मैं नौकरी में चला, नौकरी में। और वो 2011 से वो 8 साल और निकल गए उस चक्कर में। 8 साल में ऐसा फिर क्या ट्रिगर हुआ कि आपने कहा कि अब वीआरएस ले लें, फिर टिकट तो? नहीं, वहाँ ट्रिगर वो था, वहाँ मेरे को मेरे पिताजी ने पूछा था कि अब? नहीं, पूछा था सर कि भाई तेरी अगर कोई सलाह हो तो कुछ बात करें। मैं पीछे मुड़ के देखूं तो हालांकि ये फैसला, मुझे इसका जवाब बची हुई मेरे राजनीतिक जीवन में सदा देना पड़ेगा। बिल्कुल पूछेंगे हम ठीक है ना, कि आपने शुरुआत वहाँ से कहाँ कर ली, जहाँ के आप थे नहीं, जहाँ आपने कभी महसूस नहीं। 4 दशक की राजनीति आपके पिताजी ने, क्योंकि जो परिवार राजनीति करा, वो विचारधारा की जो बात करते हैं, उनमें और मेरे में फर्क है। उनमें और मेरे में फर्क सेंस मतलब कैसे? सेंस ये कि आपने जो कहा कि 42 साल की राजनीति थी, एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरी जवानी अपनी उसमें घोट दी, और मेहनत के साथ साथ अकल बहुत थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेहनत के हिसाब से चल रहे थे। उनका बड़ा एक दर्जा था, लेकिन उनके लिए पार्टी में पता नहीं किन कारणों से रास्ते बंद कर दिए सारे के सारे। ये धीरे धीरे हुआ या फिर और क्या पार्टी में कई लोगों की तरफ से हुआ या पर्टिकुलर किसी एक पर्सन की तरफ से हुआ? नहीं, देखिए इसमें, क्योंकि देखो, हमने चौधरी वीरेंद्र सिंह को बहुत बचपन से देखा है, और आज वो उचाना की सीट की बात हम सिर्फ कर रहे हैं। उनको हमने उस वक्त देखा जब कहते हैं बांगड़ की राजनीति तो उनके नाम से होती है, बांगड़ की राजनीति उनके नाम से होती है। और जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजनीति में बड़ा नाम नहीं थे, अपनी बैठ तक रोहतक तक सिमटे हुए थे, तब राजीव गांधी जी के साथ उनके रिश्ते, और वहाँ इतने बड़े बड़े पद, मंत्रालय, तब के राजनेता थे वो। तो वो जो रास्ते बंद करने वाली बात थी, वो डिटेल में मैं आपसे जानना चाहती हूँ। नहीं, वो रास्ते, मैं ये नहीं कहूँगा किसी एक व्यक्ति की वजह से बंद हो गए। एक व्यक्ति से कोई रास्ता बंद नहीं होता। वो तो जब पूरा सिस्टम, वो क्या है, वो पूरी कायनात जब तक आपके खिलाफ ना हो जाए या आपकी पूरी मदद में ना आ जाए, तब तक बात सिरे नहीं चढ़ती। आप इतने मजबूर नहीं हो जाते कि जिस पार्टी को आपने अपनी माँ की तरह 4 दशक की सेवा की है, उसको आप ये तो घर के ऊपर भी है। आप भले ही अपने सगे भाई से लड़के दूसरे के बारने चले जाएं, लेकिन वहाँ कभी अपने आप को, वो अपनत्व की भावना जो है वो कभी नहीं हो सकती। तो उस तरह की चीज़ है वो। उसमें दोषी कोई एक व्यक्ति नहीं होता, वो पूरी व्यवस्था हो जाती है फिर। तो वो एक राजनीतिक मजबूरी का एक कारण था। और देखिए, उस समय अकेले मेरे पिताजी नहीं, उस समय कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े हरियाणा के नेता थे जो छोड़ के बीजेपी में गए थे। और उस समय ऐसा नहीं है कि हरियाणा में कोई बीजेपी का बहुत बड़ा डंका बजा हुआ था। 2014 के चुनाव से पहले किसी ने सपने में ये नहीं सोचा था कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन सकती है। तो ऐसा नहीं था कि वो पार्टी ऑफ अपॉर्चुनिटी थी। अच्छा। लेकिन क्योंकि मेरे पिताजी कभी रीजनल पार्टी के बारे में उन्होंने सोचा नहीं, ज्वाइन करने का या अपनी बनाने का, तो वो एक अलग चीज़ है। दूसरा, जो खुद कहते हैं, हालांकि मैं भी उससे ज़्यादा सहमत तो नहीं हूँ, कि भाई वाजपेयी वाले 6 साल जो थे, उसमें कभी ऐसा नहीं लगा था कि बीजेपी का असली रूप क्या निकलेगा। और मोदी जी के भी शायद पहले वाले 4 साढ़े 4 साल ऐसे नहीं थे। वो सेकंड टर्म में पूरा एजेंडा जो अनफोल्ड होना शुरू हुआ है, अनफॉर्चुनेटली मैं उस समय आ गया था। तो वो जो 4 साढ़े 4 साल जो मैंने वहाँ बिताए, वो कैसे बिताए वो मैं जानता हूँ उसका। लेकिन ठीक है, उन्होंने मेरे को मौका दिया था, तो कम से कम एक मेरे को स्टार्ट तो मिला राजनीति में। लेकिन हाँ, एक वो जगह नहीं थी जहाँ से मुझे शुरू करना चाहिए था। रिग्रेट रहेगा उसका आपको? दोनों चीज़ें हैं। उन्होंने मौका दिया, जहाँ हम चाहते थे वो मौका ही नहीं देना चाह रहे थे। मौका दिया और इतनी बड़ी जीत हासिल किया आपने, क्योंकि जनाधार था उस बेल्ट में। जनाधार भी था, और उस समय मोदी जी का खास तौर पे बालाकोट का, क्योंकि इंसिडेंट हो चुका था, पुलवामा और बालाकोट, ये तो एक वो राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम का चुनाव था। वो कम से कम पूरे उत्तरी भारत में तो वो एक ही सेंटिमेंट था। तो अदरवाइज हरियाणा में इस तरह के मार्जिन्स कभी नहीं आए। तो मैं ये कहूँ कि मैं 3.25 लाख वोट से सिर्फ अपने दम पे या उससे जीतते हैं, ऐसा नहीं है। वो एक अलग तरह का वेव इलेक्शन था वो, और वो वेव सारी की सारी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे के ऊपर थी। तो वो बहुत एक सेंटिमेंटल इमोशनल चीज़ है किसी भी भारतीय के लिए। तो उस नाते मौका मिला था, तो रिग्रेट उस नाते तो नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे मैंने कहा कि वो मेरा घर नहीं था। कभी आपको वहाँ जाके होमली फील नहीं हुआ? नहीं, कभी
फर्स्ट सेशन, क्योंकि हमारे फर्स्ट सेशन में ही ये 370 और 35A वाला आ गया था मुद्दा लास्ट में। लास्ट में क्या, वो एक सेशन भी एक्सटेंड होता गया और किसी को नहीं पता था कि होना क्या है। तो 370 और 35A के ऊपर जो स्पीचेस हुई, खास तौर पे एक दो स्पीचेस तो इतनी जहरीली स्पीचेस थी पार्लियामेंट के पटल से, मुझे वहीं गड़बड़ लगनी शुरू हो गई थी। मैं एक शायद मैंने किसी और इंटरव्यू में कहा भी है कि एक स्टेज ऐसी आई कि मेरा खुद का बीपी बढ़ गया था। अच्छा, पार्लियामेंट में स्पीच सुनते और मैं बताएंगे कौन सी वाली स्पीच, क्योंकि मैं रिकॉल नहीं कर वो मैं जिक्र नहीं करूंगा, उसमें देखेंगे आप, कई थी, बहुत गजब की स्पीचेस थी। तो मैं बाहर निकला और मेरा एक बड़ा पुराना दोस्त है स्कूल का, कॉलेज में भी हम साथ थे जी। उसको मैं बहुत मानता हूँ पढ़ाई लिखाई और सूझबूझ के मामले में, एकेडमिक कह लीजिए, जर्नलिस्ट हैं एसेंशियली। उसे मैंने फ़ोन किया तो मैंने कहा यार मेरा तो इस्तीफ़ा देने का मन कर रहा है। उसने कहा 1 साल में 2 इस्तीफे नहीं देते। तो खैर वो चीज़ ठंडी भी नहीं पड़ी थी, किसान एजिटेशन शुरू हो गया और उसके अंदर फिर से जो भाषा इस्तेमाल हुई, सरकार अपना कितना ही पल्ला झाड़ती रहे कि हमने तो कभी ऐसा नहीं कहा। भाषा से भी ज्यादा नाराजगी जो लोगों में थी वो ना बोलने की नाराजगी थी। आप एड्रेस नहीं कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इतना इन 3 बिलों को जो लेकर आए, तब बताया था कैसे बदलाव आ जाएगा, कैसे आपकी आमदनी 2022 तक दावा किया था कि दोगुनी हो जाएगी, और जब वो लोग एजिटेशन के लिए पहुंचे तो कोई उनसे बात नहीं कर रहा था, वो सीधा प्रधानमंत्री से बात करना चाहते थे लोग। नहीं, उसमें तो देखिए वो चीज़ तो तभी समझ में आनी शुरू हो गई थी कि किसान से इनका कोई लेना देना नहीं है, ये व्यापारियों की पार्टी है, ये एक विशेष वर्ग है जिसने चौकड़ी मार रखी है इस पार्टी की राजनीतिक व्यवस्था, जहाँ तक उसका सवाल है। और सरकारी तौर पे उन्होंने कुछ ना कहा हो, लेकिन उनके लोगों ने, और माफ़ी चाहूँगा जिस प्रकार से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने जो भाषा इस्तेमाल की किसानों, हरियाणा पंजाब के किसानों के लिए देशद्रोही कहना, खालिस्तानी कहना, मतलब क्या क्या नहीं कहा गया। उस वक्त आपको और आपके पिताजी को नहीं लगा कि हमें कहीं मतलब ऐसा खुल के बात रखनी चाहिए, कोई पार्टी की तरफ से किस तरह का दबाव रहता है मेरे पिताजी बीजेपी में? क्योंकि हमने देखा कि बहुत अच्छे, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे, हम ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं ऐसे राजनेताओं से बीजेपी के जो कुछ मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्या बेबसी है। मेरे पिताजी इकलौते सीनियर बीजेपी के लीडर थे जिन्होंने, क्योंकि आंदोलन के मंच पे तो पॉलिटिकल लोग अलाउड नहीं थे, मेरे पिताजी ने जगह जगह पे जाके उनके समर्थन में धरने दिए हैं, हिसार से लेके और पलवल तक अनेकों जगह वो गए हैं। लेकिन उस समय का माहौल जिस तरह का था, उनकी आवाज़ उस प्रकार से नहीं सुनी गई थी, क्योंकि उनसे लोग उम्मीद ये रखते थे कि सरकार इनकी आवाज़ सुनेगी। सरकार में तो आवाज़ सुनने का खाना ही नहीं था। सरकार ने जो नेगोशिएटर्स बनाए थे सरकार की तरफ से, वो ऐसे लोग थे जिनका खेती से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं था, और उनमें कोई भी ऐसा नेता नहीं था जिससे वो किसान नेता जो हैं या किसानों के जो समूह को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ पे, जो उनसे बात कर सकें और जिससे बात करके उनमें ये कॉन्फिडेंस आए कि हमारी बात अगर सुनी जा रही है तो उसका कोई हल निकलेगा। तो सरकार की मंशा तो पहले दिन से क्लियर थी, लेकिन सरकार की मंशा क्लियर इसलिए भी थी, उनका ये मानना था कि 15 दिन, महीना, 1.5 महीना में आंदोलन खत्म हो जाएगा। उनको ये नहीं पता था कि ये 11 महीने तक चलेगा। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, 26 जनवरी की जो घटना हुई थी, 26 जनवरी थी शायद, उस दिन वो आंदोलन अपनी मौत मर जाता अगर गाजीपुर का इंसिडेंट ना हुआ होता। वो भी इन्हीं के पार्टी का एमएलए या एमपी जो था, उसकी बदतमीजी की वजह से वो आंदोलन दोबारा तूल पकड़ा, और उसके बाद ऐसा तूल पकड़ा कि बहुत उसने अपना स्वरूप बिल्कुल अलग ले लिया। और मेरा तो ये मानना है कि 1947 के बाद देश में शायद इस प्रकार का गांधीयन एजिटेशन मेरे ख्याल से देश में और कोई नहीं हुआ जो वो 11 महीने यहाँ हुआ है। बहुत कोशिश की सरकार ने कि किसी तरह से इसमें वायलेंस हो जाए, किसी तरह से जो मैंने कहा 26 जनवरी वाली टाइप घटना कोई घट जाए,
जिससे इसको तोड़ा जा सके। नहीं, उस दिन हो गया था कि बस अब खत्म है। उस दिन हो गया था। मेन स्ट्रीम मीडिया में खबरें चलने लगी थी कि तंबू फट गए, सब खत्म हो गया, सब कुछ हट गया सारे किसान और उनके नेता हताश हो गए थे। बिल्कुल, इट्स अ फैक्ट। लेकिन जैसे मैंने कहा, वो एक घटना घटी गाजीपुर में टकैत साहब के साथ, और उसके बाद वो आंदोलन, उसके बाद तो कहाँ तक चला गया। तो मेरे पिताजी बोले, मेरे से जब भी पूछा गया, मेरे से सिर्फ मैं ही था मेरे ख्याल से जिसके पास वो आगे पूछते थे। और नहीं, आपको भी लगता था कि ये वैसे समझ नहीं पा रहे किसान? मतलब बीजेपी ने तो बार बार ये कहा ना कि समझ नहीं पा रहे, इनको पढ़ें, एक बार जांचें, आपकी भलाई के लिए है। आज भी लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई भलाई के लिए था, किसी ने पढ़े तो है ही नहीं, जांचा परखा तो है ही नहीं। देखिए, जिस आदमी की रोजी रोटी जिस चीज के साथ जुड़ी हो, पढ़ा लिखा वर्ग अगर ये माने उसको अपना खुद का इंटरेस्ट समझ में नहीं आ रहा और हम समझा पाएंगे इसको, तो उससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं हो सकती। अगर मैं आपको जर्नलिज्म सिखाना शुरू कर दूं, इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं हो सकती। तो ये तो एक जो आपका एलीट वर्ग है, उसका मानना है कि खेती भी हम आपको सिखा सकते हैं। आपको ध्यान है, उस समय एक मंत्री थे, अभी भी मंत्री हैं, जो नेगोशिएटिंग टीम में थे। वो तो ये कहते थे कि आजकल तो खेती तो घर की छत पे भी की जा सकती है। तो जो आदमी स्क्वायर फुट के हिसाब से खेती करने की सलाह दे सकता है, वो हजारों एकड़ों में जो हजारों हेक्टेयर्स में जो खेती होने लग रही है, उसके बारे में वो क्या हल निकाल के देगा और क्या सोल्यूशन देगा, वो समझ सकते हैं आप। इसके बाद भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए, हमारे पहलवानों वाला एजिटेशन भी हुआ। तो और तमाम तरीके से हमने देखा कि बीजेपी के जिन नेताओं से लोगों ने उम्मीदें बांधी, चाहे जेजेपी हो, वो उम्मीदों से जो किसान के साथ साथ बाकी वर्ग, खासकर अपने हरियाणा में जाट बाहुल्य जो इलाके थे, वो बहुत आहत थे। नहीं, देखिए, आप जहाँ से मैंने शुरू किया था कि शुरू होते ही 370-35 वगैरह की स्पीचेस, एक के बाद एक बॉम्ब फोड़े गए। उसके बाद किसान आंदोलन, उससे पहले और उसके समानांतर कोविड आ चुका था। मुझे बहुत अफसोस है ये कहते हुए कि कोविड, ठीक है, वो एक महामारी थी, उसमें जाने जानी थी, उसको आप रोक नहीं सकते। किसी भी विशेषज्ञ से आप बात कर लें, वो आपको बता देता कि ये इस तरह से नहीं जाएगा। जब तक पूरे सोसाइटी के अंदर से, पॉपुलेशन के अंदर से कोविड नहीं निकल जाएगा, इससे मेरा मतलब फैल नहीं जाएगा, तब तक वो इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी। लेकिन उसमें जिस प्रकार के फूहड़पने हो रहे थे, कोई तालियां पीट रहा है, कोई थालियां पीट रहा है, कोई पता नहीं मोमबत्तियां जला रहा है, दिए जला रहा है, ठीक है, लोगों की अपनी आस्था है, वो एक अलग बात है, मैं उसको नहीं, लेकिन जिस प्रकार से लोगों को भ्रमित किया जा रहा था, और उसके बाद वो जो स्टेटमेंट पार्लियामेंट में जब ये पूछा गया था किसी पार्लियामेंट्री क्वेश्चन के माध्यम से कि ऑक्सीजन की कमी से कोविड के दौरान कितनी मौतें हुई हैं, उसमें जवाब था एक भी नहीं। आप किस प्रकार का झूठ देश के साथ बोल सकते हैं, और देश उस झूठ को खरीद भी लेता है। अंग्रेजी में कहते हैं स्टिल बाय दैट लाई, बाइंग दैट लाई। तो ठीक है, तो कई घटनाएं, और उसके बाद फिर किसान आंदोलन खत्म हुआ, उसके कुछ महीने बाद ही महिला रेसलर्स का इशू शुरू हो गया। तो बीजेपी में रहना बिल्कुल गले की फांस बन चुकी थी। मैं फिर भी उनमें से था जो कुछ बोलता रहता था। लेकिन फिर जब आप, ठीक है, आप गाहे बगाहे बोलते भी रहे, लेकिन जो आपकी टाइमिंग थी उसको लेकर लोगों ने सवाल ये उठाया कि तो अवसरवादी राजनीति कर रहे हैं। अगर इतना ही मन वहां नहीं मिला था, इतनी दिक्कतें आपको विचारधारा को लेकर थी, बहुत सारे इश्यूज बीच में आए, आपको लगा कि ठीक नहीं हो रहा है, तो आपने तब क्यों नहीं फैसला किया? चुनाव के नजदीक आते ही क्यों फैसला किया? राजनीति में हर चीज का जवाब इस्तीफा नहीं होता। जब SYL के मुद्दे पे मेरे ख्याल से एक बहुत, उस समय यंग लीडर थी हरियाणा की, मैं नाम नहीं लूँगा, MLA थी, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, और उनकी लीडरशिप ने उनको विश्वास दिलाया था कि तेरे को दोबारा MLA बनाएंगे। वो पूरी ज़िंदगी दोबारा MLA नहीं बनी, ठीक है। और उस बात का डर था? और नहीं, उस बात से मैं नहीं डरता था। आप तो कहते कि मेरे को बीजेपी में जाने का फैसला मुझे गलत लग गया था, मालूम हो गया था कि मैं लग गया था, बट उसका उत्तर ये नहीं है ना कि आप इस्तीफा दे दें। आप मुझे एक बात बताइए, आम तौर पे सरकार का अगर कोई बहुत तीव्र विरोध हो रहा हो किसी मुद्दे पे, इस्तीफा कौन देता है? विपक्ष।
उनसे सवाल कोई नहीं करता कि आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। देते इस्तीफा, कहते कराओ इलेक्शन। ये पहली बार है कि ये सवाल सरकारी पक्ष के एक दो लोगों से पूछा जा रहा था कि इस्तीफा क्यों नहीं दिया। मैंने आपको पहले कहा, लोगों को जिन नेताओं से उम्मीद थी उन्हीं से थी बस, और किसी की तरफ उन्होंने देखा भी नहीं। और ये उदाहरण है उचाना में, दुष्यंत चौटाला 5 नंबर पर आते हैं, जमानत जब्त होती है 2024 के चुनाव में, जहां से बम्पर जीत दिलाई थी। वो रिजल्ट बता रहा है कि कैसे उम्मीद बांधी हुई थी और फिर मायूस हुए। उनसे तो उम्मीद दूसरी तरह की थी। मैं तो बीजेपी के टिकट पे जीत के आया था, मेरे से वो वाली उम्मीद नहीं थी। लेकिन ये तो थी कि हमारे अपने राजनेता हैं, लोगों को लगा। वो ठीक है, वो आदमी अपने विचार से, अपनी सोच से कुछ भी अपना मन बना सकता है, लेकिन दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी जेजेपी, व्यक्ति का नाम छोड़िए, वो तो आई एंटी बीजेपी प्लैंक पे थी। उनको जो वोट मिला, जितना भी मिला, वो तो एंटी बीजेपी प्लैंक पे था। और उसके बाद वो 4 दिन भी नहीं पकड़े, उनकी गोदी में जाके बैठ गए। और उसके बाद किसान आंदोलन के समय उन्होंने वो भाषा इस्तेमाल की जो बीजेपी ने भी इस्तेमाल नहीं की थी, क्योंकि उनका मानना शायद ये था कि ये तो हमारे जेब में हैं लोग, हमारी इतनी बड़ी विरासत है देवीलाल जी की, इनको फिर पटा लेंगे दोबारा, कोई ऐसी बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है। लेकिन वो एक किसी वरिष्ठ पत्रकार हैं हरियाणा के, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि नाराज़गी होना एक अलग बात है, लेकिन जब वो नाराज़गी लोक निंदा का रूप ले ले, उससे फिर आपका पीछा बहुत मुश्किल से छूटता है। उनके साथ तो वही हुआ। और ये कहानी क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे को लेकर भी है? अभी वो नाराजगी आप लोगों को नजर आती है? नहीं, उस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि हरियाणा और हरियाणा की जनता प्रदेश में राजनीतिक बदलाव लाने के लिए तत्पर थी, जबकि कांग्रेस का कोई संगठन नहीं था। उसके बावजूद भी लोकसभा के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस को जीत दिलवाई, 0 से 5 सीट पे लेके आए। लेकिन वो जो कमी थी संगठन की, वो आपकी एक्सपोज हो गई असेंबली इलेक्शन के दौरान, क्योंकि बीजेपी से यदि आपको सही मायने में मुकाबला करना है तो विचारधारा के स्तर पे और संगठन के स्तर पे दोनों पे करना पड़ेगा, उसके बिना गुजारा नहीं है। और यहाँ मान्यता ये थी कि लीडर्स इलेक्शन जितवा देंगे। तो लीडर्स सिर्फ अपने दम पे इलेक्शन नहीं जितवा सकते जब तक एक पूरा संगठन आपके साथ ना हो। सिर्फ एक ही कमी ये रही जो नहीं, कमियां तो और बतेरी हैं। कमियां तो अब मुझे जो राहुल गांधी जी ने खुलासे किए हैं, उसके बाद से मैं भी कन्विंस हो गया हूं कि हरियाणा में भी ऐसा कुछ हुआ होगा। वोट चोरी वाला, ये वोट चोरी वाला मेरा खास तौर पर मानना, अर्बन एरियाज में तो बहुत आसान है ये। गाँव में तो फिर गाँव देहात में तो जानते हैं, देहात में फिर भी जो अंदर आपके जो इलेक्शन एजेंट बैठे हैं पोलिंग बूथ के अंदर, वो पहचानते हैं। लेकिन शहर में तो किसी को नहीं पता आपका पड़ोसी कौन है। और वो अदरवाइज ये चीज़ हो सकती है कभी कि एक कमरे के एड्रेस पे 200 वोटर दिखा रखे हों और वो वोट डल भी जाएं। तो वो शहरों में तो वो संभावना बहुत ज़्यादा है। और शहरों में जिस तरह के मार्जिन हरियाणा में हैं, उससे तो ये चीज़ और पुख्ता होती है कि ज़रूर गड़बड़ हुई होगी। खैर, कारण तो अन्य है। 1 साल हो गया इस बात को, पार्टी ने भी इसके ऊपर बहुत विचार विमर्श किया है और सबसे सलाह भी ली थी, सबसे विचार भी जाने थे, तो अनेकों कारण रहे होंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर। विरोधी भी करते हैं, दबी जुबान में कांग्रेसी भी करते हैं, जो कांग्रेस छोड़ के चले गए हैं वो भी करते हैं कि बाबू बेटे की वजह से हार गई कांग्रेस। बिल्कुल जीते खड़े थे। नहीं, देखिए, बड़ी स्वाभाविक सी चीज़ है कि किसी समय पर जो पार्टी के शीर्ष पर नेतृत्व होगा, जिम्मेवारी तो उनकी बनेगी नहीं बनेगी, और किसकी बनेगी? और क्या नीचे वर्कर पर जिम्मेवारी डालोगे आप? जिम्मेवारी तो वहीं होती है जहाँ पे जिनको ताकत दे रखी हो। तो वो ताकत जहाँ थी, लोग उसके ऊपर फिर सवालिया निशान तो उठाएंगे।